क्लास 12th के सभी स्टूडेंट्स चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के साथ शेयर भी कर दें। समाजशास्त्र कक्षा 12 का जो पहला अध्याय है भारतीय समाज एक परिचय नाम का, उसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में डिस्कशन हो चुका है। जो दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें एक टर्मिनोलॉजी थी समुदाय, यानी जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में कम्युनिटी। समुदाय मतलब कम्युनिटी। तो कम्युनिटी की डेफिनेशन क्या होती है, मीनिंग क्या होती है, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। लेकिन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि समुदाय कितने प्रकार के होते हैं। तो समुदाय की डेफिनेशन जो हमने सीखी थी पहले, उसको एक बार रिवाइज कर लें। आप जानते हैं कि समुदाय को इंग्लिश में कम्युनिटी बोलते हैं, CMMUNITY। कम्युनिटी वर्ड जो है दो शब्दों से मिल करके बना है, एक कॉम और दूसरा म्यूनिस, MUNIS। कॉम मतलब होता है टुगेदर और म्यूनिस मतलब होता है सर्विंग, यानी कि एक साथ सर्व करने की जो भावना होती है उसको हम कम्युनिटी बोल सकते हैं। जो एक विशेष क्षेत्र में रहती हैं, जिनकी अपनी एक सामुदायिक भावना होती है, एक साइकोलॉजिकल लगाव होता है, उसी को हम समुदाय बोलते हैं। समुदाय जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक ग्रामीण समुदाय होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं जो रूरल कम्युनिटी है, और एक नगरीय समुदाय यानी कि जो अर्बन कम्युनिटी है। ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय के बारे में एक पृथक पृथक अध्ययन करना आवश्यक है, और परीक्षाओं में कभी कभी इसके बीच में डिफरेंस से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इस वीडियो में ग्रामीण समुदाय क्या होती है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और ग्रामीण समुदाय में कुछ अपनी खास बातें हैं, तो कुछ उसकी कमियां भी हैं, उसकी कुछ नेगेटिव बातें भी हैं। तो उन मुद्दों के बारे में इसमें चर्चा करेंगे। कुछ पॉइंट्स में बातें लिखी हुई हैं शॉर्ट में। ग्रामीण समुदाय क्या है? प्रारंभिक काल से ही मानव जीवन का निवास स्थान ग्रामीण समुदाय रहा है। जैसे कि अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, सबसे पुराने में अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि एक साक्ष्य हमें प्राप्त होता है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो एक तरीके से वो नगरीय सभ्यता थी। परीक्षाओं में ऐसा भी पूछा जाता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो वो एक नगरीय सभ्यता थी। लेकिन नगरीय सभ्यता में जो वाणिज्य और व्यापार हुआ करते थे, यानी कि जो वणिक वर्ग हुआ करता था, वो कहीं ना कहीं ग्रामीणों से उत्पादन करता ही रहा होगा। जैसे कि हमें गेहूं और जौ के भी वहाँ से कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से चावल के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इससे पता चलता है कि उस समय में भी कृषि हुआ करती थी। लेकिन अगर उसके पहले भी बात करें, जब मानव के उद्भव के विकास क्रम में अगर उस समय की बात करें, प्रारंभिक काल में बिल्कुल, यानी कि आज के मिलियन साल पहले की बात करें, तो उस समय जो मनुष्य था, जब उसका उद्विकास हो रहा था, उसका जो विकास क्रम चल रहा था, तो उस समय वो मुख्य रूप से जो आखेटक समाज हुआ करते थे, उस तरीके का वो रहता था। लेकिन जब धीरे धीरे लोग एक जगह इकट्ठा होने शुरू हुए, जो परिवार नाम की संस्था विकसित शुरू हुई, धीरे धीरे समाज का निर्माण होने लगा, तो एक जगह जब रहने लगे तो धीरे धीरे वो गांव का भी निर्माण करने लगे, जिससे ग्रामीण समुदाय या ग्रामीण सभ्यता का विकास धीरे धीरे होना शुरू हो गया। वर्तमान में देखें तो गांव में मुख्य रूप से जो प्राथमिक क्रियाएं होती हैं, यानी कि प्राइमरी जो वर्क्स होते हैं, वो गांव में केंद्रित हैं। और जो द्वितीय क्रियाएं होती हैं, वो कह सकते हैं नगरीय क्षेत्र या जो कस्बे होते हैं वहाँ पर होते हैं। और जो सेवा सेक्टर होते हैं, सर्विस सेक्टर होते हैं, वो मुख्यतः शहरों में ही अवस्थित होते हैं। तो गांव जो है, गांव से कच्चे माल का निर्माण होता है, फिर वो कस्बे में जाता है, वहाँ से वो पकता है, फिर उसके बाद सर्विस सेक्टर के माध्यम से वो पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से पूरे कंट्री में वो डिवाइड कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ग्रामीण समुदाय की अगर बात करें, यानी कि इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर, पशुपालन, और जो लोगों के चरवाहे हो गए, या लकड़ियों का उत्पादन हो गया, बांस के उत्पादन हो गए, सफ़ेदा का उत्पादन हो गया, विभिन्न प्रकार के जो फसलें हैं या जो फल फूल हैं उनका उत्पादन होता है, सब्जियों का उत्पादन होता है गांव में। तो इस तरीके से ग्रामीण समुदाय में जो आर्थिक क्रियाएं हैं चलती हैं। अगर इसकी कुछ मूलभूत बातें देखें तो यहाँ पर लोग बहुत पास पास में रहते हैं, बहुत घनिष्ठता होती है समुदाय में। ग्रामीण समुदाय में अगर बात करें तो लगभग यहाँ पे हर व्यक्ति सभी व्यक्तियों को जानता है, यानी सभी व्यक्ति
अपने सभी व्यक्तियों के बारे में जानता है, कुछ ना कुछ जानकारी रखता है और परस्पर अंतःक्रिया भी करता है। तो ये बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं ग्रामीण समुदाय की, जिसके बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। प्रारंभिक काल से ही मानव जीवन का निवास स्थान जो है ग्रामीण समुदाय था, और धीरे धीरे जब वाणिज्य का या कहें कि जो प्रोडक्शन है उन सब का विकास होता गया, टेक्नोलॉजी आती गई, तो धीरे धीरे नगरीकरण और शहरीकरण का विकास भी होता चला गया। जब औद्योगिक क्रांति की आरंभ हुआ यूरोप में, तो उसके बाद धीरे धीरे नगरीकरण वाली सभ्यता भी विकसित हुई, लेकिन प्रारंभ में जो था वो ग्रामीण समुदाय ही था। धीरे धीरे एक ऐसा समय आया जब हमारी ग्रामीण जनसंख्या चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। चरमोत्कर्ष मतलब कि ये अपने एक विकास क्रम के सबसे उत्कर्ष अवस्था में पहुंच गई। आज औद्योगिकीकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, शहरीकरण का प्रभाव मानव को शहर की तरफ प्रोत्साहित तो कर रहा है, लेकिन आज भी शहरी दूषित वातावरण से प्रभावित लोग ग्रामीण पवित्रता एवं शुद्धता को देख ग्रामीण समुदाय में बसने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। ये जो शहरी दूषित वातावरण की बात चल रही है, जैसे वर्तमान में देखें, वर्तमान में क्या लगभग हर समय देखें तो दिल्ली या उसके एनसीआर वाले क्षेत्र में, पंजाब में, हरियाणा में पराली जलाने वाली जो घटनाएं होती रहती हैं, उसके कारण से वहाँ पर बहुत सारा वायु प्रदूषण की घटनाएं होती हैं, और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है जिसको हम AQI बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर ख़राब हो जाता है। और उत्तर प्रदेश की लखनऊ में या वाराणसी में भी अगर देखें तो यहाँ पर भी धीरे धीरे जब नगरीकरण बढ़ रहा है या वाहनों की संख्या बढ़ रही है, तो इससे भी शहर में जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा दिनों दिन ख़राब हो रहे हैं, और इसके कारण से बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य पे नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। एयर क्वालिटी से लोगों के इकोनॉमिक पे कितना ज़्यादा असर पड़ता है वो ऐसे नहीं दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे जब दमा या इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के रोग होने लगते हैं तो उसके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पर और ह्यूमन बींग्स पर, यहाँ तक कि एनिमल्स पर भी। आज ग्रामीण समुदाय के बदलते परिवेश में ग्रामीण समुदाय को परिभाषित करना कठिन है। ग्रामीण समुदाय की क्या विशेषताएं हैं? ग्रामीण समुदाय की कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो अन्य समुदाय में नहीं पाई जाती हैं। ग्रामीण समुदाय में पाए जाने वाले प्रतिमान एक विशेष प्रकार का होता है। प्रतिमान मतलब कुछ ऐसे कृत्य, जैसे एक वर्ड होता है मूल्य, एक वर्ड होता है मूल्य जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वैल्यू, और एक वर्ड होता है प्रतिमान। प्रतिमान मतलब कृत्य। मूल्य वो चीज़ होती है जो व्यक्ति की अंदर में होती है, यानी मूल्य समाज से विकसित होते हैं। लोगों की अपनी अपनी जो स्वभाव है वो समाज से जो सीखता है, बहुत सारी चीज़ नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें जो सीखती हैं, धीरे धीरे उसके मूल्य का निर्माण हो जाता है। जैसे बचपन में विद्यालयों में सिखाया जाता है कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो ये एक मूल्य है, लेकिन इसको कृत्य जब किया जाता है, जब उसको करा जाता है, तो उसके करने के विभिन्न तरीके हो सकते हैं। जैसे हिंदू समुदाय में हो सकता है कि वो हाथ जोड़ करके अभिवादन करें, मुसलमान में हो सकता है दूसरी तरीके से अभिवादन करें। तो ये जो अभिवादन करने का तरीका है विभिन्न तरीके का, वो प्रतिमान कह सकते हैं, और जो अभिवादन करना है वो अपने आप में एक मूल्य है, वैल्यू है। तो ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहला तो कृषि व्यवसाय। वहाँ का जो व्यवसाय है कृषि व्यवसाय है, लेकिन यहाँ पर कृषि का ठीक तरीके से जैसे विकास होना चाहिए। जैसे यदि यूरोप में देखें या मिस्र में देखें तो चावल के जो उत्पादन है प्रति हेक्टेयर प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि भारत में यदि देखा जाए तो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन इज़ वेरी लो एज़ कंपेयर टू मिस्र और यूरोपियन कंट्रीज़, और यू कैन से अमेरिकन कंट्रीज़ ऑल्सो। तो यहाँ पर किस प्रकार से कृषि में उत्पादन की मात्रा जो है उसको बढ़ाया जा सकता है, ये बहुत ही ज़्यादा विचार वाली बातें हैं। हालांकि जो हरित क्रांति हुई थी 60 और 70 के दशक में, हरित क्रांति हुई जिसमें जो सतरंगी क्रांतियाँ होती हैं वो हुई, तो खाद्य सुरक्षा के मामले में भारत एक तरीके से आत्मनिर्भर हो गया, क्योंकि 60 के दशक में देखें तो इतनी ज़्यादा अकाल थी, भूखमरी थी कि अमेरिका से भी कुछ खाद्यान्न मंगाने पड़े थे। लेकिन वर्तमान में इतनी ज़्यादा खाद्य सुरक्षा हो गई है
कि सभी लोगों के पास अपना खाने का तो जुगाड़ है ही, लेकिन साथ में वो अन्य देशों को निर्यात भी करते हैं। तो ग्रामीण समुदाय की एक प्रमुख विशेषता है वो कृषि व्यवसाय करते हैं और प्राकृतिक निकटता होती है। प्राकृतिक निकटता में जैसे अगर हम जल देखें, जल संसाधन होता है, वन का संसाधन मिल जाता है और पशु भी एक बहुत बड़े संसाधन ही है, मानव संसाधन भी मिल जाता है। लेकिन लेबर जो है वो स्किल्ड नहीं होती हैं, ये एक उसकी नेगेटिव बात है, लेकिन मानव संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं क्योंकि भारत में जो जनसांख्यिकी लाभांश है वो बहुत ज़्यादा है। अब ये और बात है कि जनसांख्यिकी लाभांश का उतना ज़्यादा लाभ नहीं लिया जा पाता है। एक विशेषता है जातिवाद एवं धर्म का अधिक महत्व होता है। जातिवाद एक तो कास्टिज्म और धर्म का यानी कि रिलीजन का ज़्यादा महत्व होता है। जातिवाद बहुत गहरे समाया हुआ है। जाति जो होता है वो भारतीय सामाजिक जो ढांचा है उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ा क्वालिटी है और लोगों में एक अधिक्रम के हिसाब से, एक हायरार्की के हिसाब से उनका बटा होता है और उस हायरार्की में जो सबसे ऊपर होता है उसको ऊंची जाति माना जाता है और जो सबसे नीचे होता है उसको सबसे निचली जाति माना जाता है और उसको उस तरीके से काम भी करना होता है, व्यवहार भी करना होता है जैसा कि उनको समाज में जैसी उनकी परिस्थिति, जैसी उनकी भूमिका होती है उस तरीके से उनको निभाना भी पड़ता है। धर्म भी है। भारत जैसे एक बहुधर्म देश है, बहुजातीय देश है, बहुसांस्कृतिक देश है, बहुभाषिक देश है, तो गांव में भी ये चीज़ तो रहेगा ही कि उन सब की छाप ग्रामीण समुदायों पर भी पड़े, लेकिन गांव में इस चीज़ का पर्याप्त महत्व रहता है कि कोई व्यक्ति किस जाति का है, किस धर्म का है। और जब वो शहर में चला जाता है, नगरों में चला जाता है, तो उनके बीच में थोड़ी सी लुप्तता आ जाती है। यानी कि गांव में, शहर में इस बात का ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है कि फ़लाने व्यक्ति किस जाति का है। लेकिन फिर भी शहर में भी इक्का दुक्के मामले ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर जाति का महत्व दिया जाता हो, लेकिन वहाँ पर लोग एक तरीके से खोया हुआ जीवन जीते हैं। जैसे गांव में जिन लोगों को अपमान अनादर का सामना करना पड़ता है, हो सकता है वो शहर में जाकर के अपनी कुछ पहचान छुपा लें, अपनी आइडेंटिटी छुपा लें या नए पहचान से जीवन जीना शुरू कर दें। या ऐसा भी हो सकता है कि गांव में जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल बढ़ता जा रहा है शहरों में, तो वैसे वैसे लोग जाति के महत्व को थोड़ा कम आंक रहे हों, तो इससे शहरों में जाति की जो बातें हैं, कास्ट का जो महत्व है वो उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना ज़्यादा हम गांव में देखें। और गांव की एक विशेषता है जिसको कह सकते हैं सरल और सादा जीवन, जिसको कहते हैं सिंपल लिविंग होती है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि गांव के व्यक्ति अपने मिट्टी से बहुत ज़्यादा लगाव महसूस करते हैं, अपने पशुओं से, अपने प्राकृतिक जो संपदा उनको उपलब्ध हुई है, चाहे पैतृक रूप से, चाहे किसी भी रूप से, या चाहे अर्जित रूप से उनको मिली हो, तो वो उनका बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, उसकी जो कीमत है उसको समझते हैं। शहर में ऐसा देखा जा सकता है, बड़े आराम से देखा जा सकता है कि दिवाली आती है तो लोग पागलों की तरह उद्दंड मचाना शुरू कर देते हैं, पटाखे जलाएंगे बहुत सारा, इतना, जबकि दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ज़्यादा बेकार हो चुका होता है, लेकिन फिर भी उनके पटाखे जलाने की वजह से इतना ज़्यादा और ख़राब हो जाता है कि सांस लेना और वहाँ पे रहना दूभर हो जाता है। लेकिन फिर भी उनके काम नहीं करता, दिमाग काम नहीं करता है, फिर भी पटाखे जलाते हैं। लेकिन गाँव में अपने हवा, पानी, मिट्टी, इन सब से इतना ज़्यादा लगाव होता है कि उसको हर समय रिनोवेट करने का प्रयास करते हैं, हर समय उसको सुधारने का भी प्रयास करते हैं। यहाँ पे जो जीवन है वो सरल है, सादा है, लेकिन बहुत शानदार है, शहरों की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा शानदार है। कुछ मामलों में गांव बुरा है, ज़रूर बुरा है, जैसे जाति के मामले में, कुछ अन्य एजुकेशन के मामले में गांव बहुत ज़्यादा बुरा है। लेकिन शहर जो अंधाधुंध विकास हो रहा है, अंधाधुंध डेवलपमेंट हो रहा है, लोग शिक्षित होने के बाद भी ऊट पटांग वाला काम करते हैं, तो वो सारी कृत्य जो शहरों में है वो भी अपने आप में दुखद हैं। लेकिन दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं भी हैं। जो चीज़ गांव में मिलेगी वो चीज़ शहर में नहीं मिलेगी, और जो शहर में मिलेगी वो गांव में नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी
जो डेवलपमेंट है और जो हमारा नेचुरल चीज़ें हैं, नेचर है, उसके बीच में किस तरीके से सामंजस्य बिठाया जाए, ताकि एक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्राप्त करने का जो एक हमारा एक कॉन्सेप्ट है या हमारा जो गोल है उसको भी प्राप्त किया जा सके। और गांव में एक विशेषता होती है संयुक्त परिवार की। संयुक्त परिवार को इंग्लिश में जॉइंट फैमिली बोलते हैं। जैसा कि जानते हैं, अगर परिवार को भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर डिवाइड करें तो एक हम कह सकते हैं कि जॉइंट फैमिली होती है और एक मूल परिवार होता है, यानी कि रूट फैमिली जिसको कह सकते हैं। संयुक्त परिवार जब धीरे धीरे टूटता है तो वो एकाकी परिवार में हो जाता है, जिसको हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। तो इन सब के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। एक विशेषता है सामाजिक जीवन में समीपता, यानी लोगों में जो व्यक्तिवादी भावना है, जो वैयक्तिकता है, जो इंडिविजुअलिज्म है, इंडिविजुअलिज्म जो है, यानी कि अपनी अपनी पर्सनल बातों में ही खोए रहना, ये बातें गांव में नहीं होती हैं, बल्कि गांव जो है वो एक सामाजिकता, जो सामूहिकता है, जो सामुदायिकता है, उसकी भावना का हर समय विकास करता है। वो मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रूप से लगाव महसूस करते हैं, एक दूसरे के अधिकारों को सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं। तो गांव में जो साइकोलॉजिकल लगाव है वो हमें अपेक्षाकृत ज़्यादा दिखाई देते हैं, और जो उनमें घनिष्ठता है, जो मित्रता है, जो समीपता है, निकटता है, वो हमें शहरों की अपेक्षा गांव में ज़्यादा दिखाई देती है। शहर में तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बाहर से आकर के रह रहे हैं वो अपने बगल वाले कमरे में कौन रह रहा है उसके बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। और जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होते हैं इन अर्बन एरियाज़, वहाँ पर हो सकता है कि एक फ्लैट के सामने के दूसरे फ्लैट में रहने वाले व्यक्ति किस प्रकार का है, कहाँ का है, उसके बारे में भी उसको जानकारी ना हो। लेकिन गांव में आगे पीछे 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर दूर तक लगभग हर व्यक्ति एक दूसरे को जानता है और समीपता का जो भाव है वो महसूस करता है। इसी तरीके से सामुदायिक भावना है। सामुदायिक भावना क्या होती है इसके बारे में आप जानते होंगे। सामुदायिक भावना मतलब कि अपने ग्रुप में, अपने समुदाय में रहने वाले जितने व्यक्ति हैं उनसे घनिष्ठता, उनसे समीपता, उनसे लगाव, उनसे साइकोलॉजिकल लगाव जो है उसकी जो भावना होती है, एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा करने की जो भावना होती है, उसी को हम कहते हैं सामुदायिक भावना। स्त्रियों की निम्न स्थिति, ये गांव की ग्रामीण समुदाय की एक विशेषता है। विशेषता क्या, ये एक कमी है जिसको हम विशेषता के रूप में देख सकते हैं कि यहाँ पे स्त्रियों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऐसा हम देख सकते हैं बड़े आराम से। अगर पूरे ओवरऑल इंडिया में लिटरेसी रेट देखें तो वो करीब करीब 67% है, 67.68 या हम कह लें 68% है। लेकिन उसमें भी स्त्रियों की जो संख्या है, लिटरेसी रेट है, वो पुरुषों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा कम है। और अगर इसी लिटरेसी रेट को उत्तर प्रदेश, बिहार या राजस्थान, हरियाणा में देखें तो वो और ज़्यादा कम है। अगर हम लिंगानुपात की बात करें जिसको सेक्स रेशियो बोलते हैं, तो वो हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों में बहुत ज़्यादा ख़राब है। जबकि हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र तीनों जो इकोनॉमिक दृष्टि से हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ सेक्स रेशियो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। यहाँ तक कि अगर हम हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों के पीछे जो महिलाओं की संख्या है वो 800 से भी कम है। मे बी 794-95 इतने हैं, इनकी बहुत ज़्यादा कम है। जबकि प्राकृतिक रूप से देखें तो ऐसा माना जाता है कि 1000 जो पुरुष बच्चे होते हैं उनके ऊपर 1050 स्त्रियां जो बच्ची होती हैं उनके जन्म होने की दर होती है। यानी जो प्रकृति बच्चों को पैदा करती है प्राकृतिक रूप से, उनमें ऐसा देखा गया है अध्ययनों के माध्यम से कि अगर 1000 बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके ऊपर कम से कम 1050 बच्ची पैदा होती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हरियाणा में 1050 की छोड़िए, 1000 की छोड़िए, 950 की छोड़िए, 900, 850, 800 से भी नीचे सेक्स रेशियो है। और गाँव में चूँकि डाउरी वाला जो सिस्टम है, दहेज प्रथा और बच्चियों को ना पढ़ाना, और जो पैट्रियार्कियल सोसाइटी है
उसके कारण से लोगों का माइंडसेट इस तरीके से होता है कि वो लड़कियों के विकास में उनकी जो लिटरेसी है, उनकी जो स्वास्थ्य है, उस क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये ग्रामीण परिप्रेक्ष्य की एक मुख्य विशेषता है। इसके अलावा धर्म एवं परंपरागत बातों में अधिक विश्वास। जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो परंपरागत बातों में अधिक विश्वास करता ही है, चाहे वो नगरों में रहने वाला हो या गांव में रहने वाला हो। इसमें ऐसी बात नहीं है कि गांव में ही ज़्यादा इस चीज़ का चलन होता है। जहाँ पर भी ये सामुदायिक भावना होती है, जैसे मुस्लिमों में ये सामुदायिक भावना होती है कि वो अपने समुदाय के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव महसूस करते हैं, तो वो चाहे शहर में हो चाहे गांव में हो, उनके बीच में वो इंटरेक्शन बना ही रहता है, धर्म को लेकर के या जाति को लेकर के भी। लेकिन शहरों में चूँकि जो वैयक्तिकता है, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, वो लगभग कम होती है, जिसके कारण से वो धर्म और जाति के चक्करों में उतना ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं। गांव में चूँकि जो प्राथमिक क्रियाएं होती हैं वो कुछ समय एक निश्चित समय के भीतर उनको करना होता है, जो कि करके उनका काम समाप्त हो जाता है। उसके बाद वो लगभग शांत रहते हैं। तो उस बीच में ये जो सामाजिक चीज़ें हैं, सामाजिक जो मूल्य हैं, प्रतिमान हैं, उन चीज़ों में अपना समय लगाते हैं। तो वहाँ पर जो धार्मिक विश्वास है वो अधिक देखा जा सकता है। 10वां है भाग्यवादिता एवं अशिक्षा का बाहुल्य। अशिक्षा के बारे में जैसा कि पहले ही इलिटरेसी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि इन द रूरल एरियाज़ we can very easily observe that how illiterate peoples are, as as I discussed earlier, that only 67.68% means 68% people are literate in India. But when we cast an eye on women literacy rate, then it would get back by 30 to 35% in comparison to other peoples or other gender. कृषि व्यवसाय जो कि इसकी पहली विशेषता थी, यानी एग्रीकल्चरल सोसाइटी हम कह लें या एग्रीकल्चरल एरिया, जो कि ग्रामीण समुदाय की एक बहुत बड़ी विशेषता है और बहुत अच्छी विशेषता भी है, जिसके कारण से पूरा एक बैलेंस बना रहता है। लॉकडाउन के समय में भी जब पूरे देश में जो जीडीपी है, इंडिया का जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। जैसे जानते हैं कि -24% हो गया। इस स्थिति में भी जो हमारा एग्रीकल्चरल जीडीपी है वो हमारे कुल जीडीपी के जो नेगेटिव था, बल्कि वो पॉजिटिव में था, 4-5% पॉजिटिव में था। यानी कि इतनी ख़राब स्थिति में भी हमारा जो उत्पादन दर है इन कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर, तो हम 4% 5% की वृद्धि दर एग्रीकल्चर एरिया में देख सकते हैं। तो कृषि व्यवसाय के बारे में क्या इसमें बताया गया है? ग्रामीण अंचल में रहने वाले अधिकाधिक ग्रामवासियों का खेती योग्य ज़मीन पर स्वामित्व होता है। स्वामित्व एक वर्ड आया है, तो इसमें पता होगा कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना अभी 2020 में ही लॉन्च हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जिसमें उन्होंने बताया है कि गांव में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनकी जो स्वामित्व है, उनका जो भूमि पर अधिकार है, वो उनको लिखित रूप में उनको दिया जाएगा। उनको एक कार्ड दिया जाएगा जिसको हम बोल सकते हैं वो स्वामित्व कार्ड रहेगा। तो गांव में रहने वाले प्रत्येक किसान के पास जो ज़मीन है, जो उनकी प्रॉपर्टी है, उसका उन्हें मालिकाना हक मिल सकेगा। ऐसा उनके पास एक कार्ड रहेगा, जो कि एक प्रमाण पत्र भी रहेगा इस बात का कि आप कितने भूमि के मालिक हैं। खेती करना यानी खेती योग्य ज़मीन पर स्वामित्व होती है। खेती करना और कराना उन्हें परिवार के वयोवृद्ध सदस्यों द्वारा प्राप्त होता है। यानी कि उनके जो पूर्वज हैं वो खेती करते हैं, फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत रूप से उनके बच्चे भी करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में देखें तो अगर 100 किसानों से पूछा जाए कि आप अपने बच्चों को क्या कराना चाहते हैं, क्या
खेती कराना चाहते हैं तो उसमें से 98% माता पिता यही कहेंगे कि मुझे अपने बच्चों को किसान नहीं बनाना है, क्योंकि किसान जो है वो एक फ़ायदे का सौदा नहीं रहा गया है, ऐसा माना जाता है। माना क्या जाता है, सब प्रैक्टिकल भी है कि खेती में उतना ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता है। तो लगभग 98% जो पेरेंट्स होते हैं या जो घर के गार्जियन होते हैं वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे किसान बने, क्योंकि वो अपना घाटा जो है वो खुद देख रहे होते हैं। तो इस बारे में विचार किया जा सकता है, प्रयास किया जा सकता है कि कैसे भारत में जो प्रोडक्शन है पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन रेट है उसको बढ़ाया जा सके। हालांकि ओवरऑल प्रोडक्शन हमारा बहुत ज़्यादा है, लेकिन पर हेक्टेयर जो होना चाहिए प्रोडक्शन वो बहुत ज़्यादा कम है इन कंपैरिजन टू यूरोपियन कंट्रीज़। तो ये हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती है। यद्यपि एक ग्रामीण क्षेत्र में कुछ ऐसे भी परिवार होते हैं जिनके पास खेती योग्य ज़मीन नहीं होती है, जैसे जो कथित निम्न जाति के लोग होते हैं उनके पास देखा जाता है ऐसा कि उनके पास खेती योग्य भूमि का बहुत ज़्यादा अभाव होता है, और वो कथित उच्च जाति के जो लोग होते हैं उनके खेतों में जाकर के काम करते हैं, उन्हीं से उनका लगभग जीवन यापन चलता है, खाने पीने का और अन्य कामों का। तो उनके पास खेती योग्य भूमि नहीं होती है जो कथित निम्न जाति के होते हैं, और कुछ कुछ कथित उच्च जाति के लोगों के पास भी नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं देखा जाता है। अक्सर जो उच्च जाति के हैं कथित रूप से उनके पास भूमि रहती ही है और ज़्यादा मात्रा में भी रहती है। और इसके पीछे क्या कारण है, तो इसके पीछे ऐतिहासिक कारण है, सभी को पता है। उसके बारे में जब जाति और जाति व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे डिटेल से, घंटे डेढ़ घंटे का वीडियो बना करके, तो उसमें समझेंगे कि कैसे कैसे जाति पहले समय में थी, फिर वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था कैसे कैसे धीरे धीरे डेवलप हुई, कैसे वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे कम होती गई और जाति व्यवस्था हावी होती गई। फिर जब अंग्रेज़ों का समय था, औपनिवेशिक काल था, उस समय जाति व्यवस्था का विकास कैसे हुआ, जाति व्यवस्था में क्या चेंजेस आए, और वर्तमान में जब देखें, जब 21वीं सदी या 20वीं सदी में देखें, तब जाति व्यवस्था किस तरीके से अपना रूप बदली, किस तरीके से वो जातिवादी जो राजनीति है उस पर केंद्रित होती चली गई। तो इसके बारे में किसी अन्य दिन विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यद्यपि एक ग्रामीण क्षेत्र में कुछ ऐसे भी परिवार होते हैं जिनके पास खेती योग्य ज़मीन नहीं होती, वे क्या करते हैं, फिर लोहारी, सोनारी जैसे छोटे छोटे उद्योग धंधों में लगे रहते हैं, लेकिन उनके भी दिल में कृषि के प्रति लगाव होता है तथा महसूस करते हैं कि काश उनके पास भी खेती योग्य ज़मीन होती। इस प्रकार स्पष्ट है कि उनमें भूमि के प्रति अटूट श्रद्धा होती है। प्राकृतिक निकटता के बारे में जैसे पहले ही डिस्कस कर लिया गया है कि वो अपने प्रकृति, पेड़ पौधों, जानवरों के प्रति, अपनी मिट्टी के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव महसूस करते हैं। ग्रामवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं उससे संबंधित कार्य, कृषि और उससे संबंधित कार्य मतलब कृषि मतलब तो कृषि हो गया, संबंधित कार्य मतलब जैसे पशुपालन हो गया, या कुछ छोटे मोटे जो कुटीर उद्योग हैं वो हो गया, या लकड़ी की चिराई वाला काम कर लिए, या गांव में छोटा मोटा अपना कारपेंटर का शॉप खोल लिए। तो ये कृषि से संबद्ध नौकरियां हैं, या कह सकते हैं कृषि से संबद्ध काम हैं जिसमें वो लगे रहते हैं। सभी जानते हैं कि खेती का सीधा संबंध प्रकृति से है, ग्रामीण जीवन प्रकृति पर आश्रित है। और भूगोल कक्षा 12 में भी पहला पाठ जो है उसमें एक टॉपिक पढ़ते हैं कि मानव का कैसे प्राकृतिकरण होता है। मानव का प्राकृतिकरण होने का मतलब यही है कि मानव जो है प्रकृति के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर होता है, प्रकृति की पूजा करता है, प्रकृति के प्रति उसकी बहुत ज़्यादा श्रद्धा होती है, बहुत ज़्यादा लगाव महसूस करता है। लेकिन जब प्रकृति का मानवीकरण होता है तो उसमें मानव जो है अपने टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से प्रकृति को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, और एक दिन कोरोना वायरस जैसी तांडव आती है और सारा जो प्रकृति का मानवीकरण होता है वो एक तरीके से धूमिल रह जाता है, और लोग घर में बैठे बैठे प्रकृति के इस तांडव को देखते रहते हैं। एक विशेषता जातिवाद एवं धर्म का अधिक महत्व जिसके बारे में डिस्कस हो चुका है, इसमें है कि रूढ़िवादिता एवं परंपरावादी ग्रामीण जीवन के मूल समाजशास्त्रीय लक्षण हैं।
परंपरावादी मतलब कि जो उनके पूर्वज करते आए हैं लगभग उसको उसी रूप में मानना, या थोड़े बहुत संशोधित रूप में उसको मानने की जो बातें होती हैं, जो परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती है, उसी को हम कह सकते हैं परंपरावादी व्यक्ति है। और जो परंपरावादी व्यक्ति होता है वो किसी भी तरीके से अपने पूर्वजों के द्वारा जो उसके मूल्य स्थापित किए गए हैं उसके इतर कुछ सुनने का या उसकी इतर कुछ करने के बहुत ज़्यादा विपरीत होता है। तो ये भी उसकी एक विशेषता है। इसके कारण से आज भी हमारे ग्रामीण समुदाय में अधिक से अधिक लोगों की जातिवाद धर्मवाद में अटूट श्रद्धा है। देखा जाता है कि ग्रामीण निवासी अपने अपने धर्म एवं जाति के बड़प्पन में ही अपना सम्मान समझते हैं। ग्रामीण समुदाय में जातीयता पर ही पंचायतों का निर्माण होता है। पंचायतों का निर्माण छोड़िए, यहाँ तक कि सरकार भी बन जाती हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सांसदों की या विधायकों का जो चुनाव होता है उसमें भी जाति आधारित वोट और धर्म आधारित वोट मांगे जाते हैं। हालांकि जो हम देखें जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है उसकी एक धारा है आई थिंक 123 7 धारा 123 की उपधारा 7 शायद है, जिसके तहत अगर इस तरीके से कृत्य किए जाते हैं, यह धारा 123 में ही बहुत सारी बातें हैं जिसके द्वारा अगर चुनाव के समय में लोगों से गलत तरीके से वोट मांगे जाते हैं तो वो गलत माना जाता है, यानी कानूनी रूप से गलत है, लेकिन फिर भी जाति और धर्म के आधार पर खुल्लम खुल्ला वोट मांगे जाते हैं। तो ये हमें अपने चुनावों में भी देख सकते हैं। सरल और सादा जीवन होता है गाँव में। ग्रामीण समुदाय के अधिकाधिक सदस्यों का जीवन सरल एवं सामान्य होता है। इनके ऊपर शहरीय चमक दमक का प्रभाव कम होता है। उनका जीवन कृत्रिमता, ये जो कृत्रिमता है उससे दूर सादगी में रमा रहता है। शहरों में देखें तो बहुत ज़्यादा जो दिखावापन है वो भी होता है, और हमारी समाज की या समाज के बोले हमारी जो साइकोलॉजिकल थिंकिंग है वो इस तरीके से होती है कि जो हमें अपने से श्रेष्ठ मालूम होते हैं हम उनका अनुसरण करने लगते हैं। ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा हुआ है कि हमसे जो श्रेष्ठ होते हैं उनका हम अनुसरण करते हैं। तो गांव में जो है वो अपेक्षाकृत गांव से ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, इनकी लिटरेसी रेट ठीक ठाक होती है, और जो टेक्नोलॉजी है जो वर्तमान सोसाइटी है उससे वो बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं। तो इसके कारण से वहाँ पे जो डेवलपमेंट का स्तर है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो गांव के लोग भी उनका जो है अंधाधुंध उनका अनुसरण करने लगते हैं। तो जो दिखावटीपन, जो कृत्रिमता जो शहरों में रहती है वो गांव के लोग भी धीरे धीरे अपनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन गांव में जो सादगी है, जो मूल्य है, जो परंपरा है, जो प्रतिमान है, उसके प्रति लगाव, प्रकृति के प्रति श्रद्धा, वो अभी भी देखा जाता है और धूमधाम से सब लोग उसका पालन भी करते हैं। गांव के लोगों का जो भोजन है, खान पान, रहन सहन सादा एवं शुद्ध होता है। गांव का शिष्टाचार, आचार विचार एवं व्यवहार सरल एवं वास्तविक होता है, दिखावटी नहीं होता है। गांव में शहरों में बहुत सारी चीज़ें दिखावटी होती हैं, कृत्रिमता होती हैं। बिल्कुल जिस तरीके से वो हैं, उनको नेचर ने जिस तरीके से बनाया है वो उस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट नहीं करते हैं, रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। वो कोट पैंट पहन लेंगे, टाई पहन लेंगे, यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह शूट बूट पहन लेंगे तो अपने आप को राजा समझने लगते हैं। तो ये कृत्रिमता वाली बात है। हालांकि उनको देख देख कर के गाँव में भी कुछ लोग उसको अपनाते हैं और अपने आप को हीरो मानने लगते हैं, लेकिन वो दरअसल हीरो की निशानी नहीं है, वो नकलची बंदर की निशानी है कि हम किसी को कुछ देख लिए और फिर उसको उसी तरीके से आचरण करने लगे उसको मान करके। जैसे बॉलीवुड में भी कुछ ऐसे हीरो लोग हैं जिसको हम लोग मानते हैं, बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, लेकिन पता लगा वो ड्रग्स के रैकेट में फंसे हुए हैं। वो पीछे जाकर भांग फूंक रहे हैं और सामने आकर के नाटक कर रहे हैं। तो एक कृत्रिमता से बचना ही चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। गांव की एक विशेषता है संयुक्त परिवार यानी कि जॉइंट फैमिली। ग्रामीण समुदाय में संयुक्त परिवार का अपना विशेष महत्व है, इसलिए ग्रामीण लोग पारिवारिक सम्मान के विषय में सर्वदा सजग रहते हैं। परिवार को टूटने से बचाना तथा पारिवारिक समस्याओं को अन्य परिवारों से गोपनीय रख निपटाने का वे भरसक प्रयास करते हैं। पारिवारिक विघटन का संबंध उनकी सामाजिक परिस्थिति एवं सम्मान से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए परिवार का मुखिया एवं बड़े बूढ़े सदस्य इसे अपना सम्मान समझकर परिवार की एकता को बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। जैसे गांव में जो परिवार होते हैं वो
जॉइंट फैमिली होते हैं। जॉइंट फैमिली के अपने लाभ हैं। उसमें जो एक गरीब परिवार भी है या मतलब कम इकोनॉमिक दृष्टि से मजबूत परिवार भी है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कमा भी रहे हैं, अगर वो एक साथ रह रहे हैं तो सभी लोगों का समान रूप से विकास हो जाता है। घर में जितने संसाधन हैं, जितने रिसोर्सेज हैं, उसका दोहन करके सभी लोग समान रूप से उसका लाभ उठा लेते हैं। तो इसके अपने फ़ायदे हैं, लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो जो जॉइंट फैमिली है वो धीरे धीरे इकोनॉमिक के कारण वो धीरे धीरे से एकाकी यानी न्यूक्लियर फैमिली की ओर भी बढ़ते चले जाते हैं। जैसे औद्योगिकरण या नगरीकरण या कह रहे हैं कि भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारे लोगों का गाँव से शहरों में पलायन देखा जा सकता है। नौकरियों की वजह से सरकारी नौकरी मिल जाती है या अन्य प्रकार के उद्योगों में वो जा कर के जब काम करने लगते हैं तो उसमें उनको अपने मूल स्थान को छोड़ करके जाना पड़ता है। तो जो जॉइंट फैमिली होती है वो टूट करके न्यूक्लियर फैमिली में बंटने लगती है। इस प्रकार से जो मूल्य होते हैं, जो वैल्यूज़ होते हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं और इकोनॉमिक बातें जो हैं वो ज़्यादा ऊपर होने लगती हैं, और जॉइंट फैमिली टूट करके न्यूक्लियर फैमिली में विघटित होते रहते हैं। सामाजिक जीवन में समीपता ये अगला विशेषता है। वास्तव में ग्रामीण जीवन में अत्यधिक समीपता पाई जाती है। अधिकाधिक ग्रामीण समुदाय की केवल व्यावसायिक समीपता ही नहीं अपितु उनके सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन में अत्यधिक समीपता पाई जाती है। इस समीपता का मुख्य कारण कृषि एवं उससे संबंधित व्यवसाय है। कृषि जो है वो सांस्कृतिक विकास में एक बहुत अहम रोल अदा करता है, क्योंकि जैसे जैसे कोई भी नए फसल आते हैं, बुआई जब होती है या कटाई जब होती है, तो उसके उपलक्ष्य में भी बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं जो कि हमारी सांस्कृतिक समृद्धता को दर्शाता है। सामुदायिक भावना का विकास होता है, ये भी एक विशेषता है। ग्रामीण समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता उनमें व्याप्त सामुदायिक भावना। ग्रामीण समुदाय के सदस्यों में व्यक्तिगत निर्भरता के स्थान पर सामुदायिक निर्भरता अधिक पाई जाती है, इसलिए लोग एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जैसे गांव में अभी भी देखा जाए तो कुछ लोगों के पास, मान लीजिए किसी के घर में दूध है तो या दही है तो वो दे देते हैं अपने पड़ोसी को, फिर उनसे कुछ दूसरी चीज़ ले लिए, यानी कि जो वस्तु विनिमय होता है वो अभी भी देखा जा सकता है कि वस्तु के बदले वस्तु ले लिए। तो इससे एक अपनापन, अपनत्व वाली फीलिंग आती है, अच्छा लगता है। ग्रामीण समुदाय के एक सीमित क्षेत्र में बसने के कारण सदस्यों की अपनी समीपता बढ़ जाती है। उनमें स्वभाव हम भावना का विकास हो जाता है। स्वाभाविक रूप से हम जो भावना है, यानी कि वी वाला जो बातें हैं वो विकसित होने लगती हैं, जिससे सामुदायिक भावना का नाम लिया जाता है। स्त्रियों की निम्न स्थिति, घटिया स्थिति है, इसको स्वीकारने में बिल्कुल भी जो संकोच का भाव है वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ग्रामीणों में लड़कियों की, स्त्रियों की स्थिति बहुत ज़्यादा घटिया है, लेकिन पहले की अपेक्षा देखा जाए तो कम है। जैसे कि लिटरेसी देखा जाए तो पहले की अपेक्षा बढ़ी है। यहाँ तक कि अगर लड़कों में लिटरेसी रेट बढ़ने की जो दर है वो लड़कियों में लिटरेसी रेट बढ़ने की दर से कम है। यानी कि लोग अपने बच्चियों को, लड़कियों को लड़कों की तुलना में अब धीरे धीरे महत्व अपेक्षाकृत ज़्यादा या कम से कम उनके बराबर देने लगे हैं, और ये प्रभाव ग्रामीण क्षेत्र में भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। लेकिन कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो अभी भी वही परंपरागत और रूढ़िवादिता सोच के कारण लड़कियों को पढ़ाने में थोड़ा सा झिझकते हैं या उसको ज़्यादा सम्मान नहीं देते हैं। ग्रामीण समुदाय की अशिक्षा, अज्ञानता एवं रूढ़िवादिता का सीधा प्रभाव ग्रामीण स्त्रियों की स्थिति पर पड़ता है। भारतीय ग्रामीण समुदाय में अभी भी अशिक्षा काफ़ी अधिक है। परिणाम स्वरूप ग्रामीण सदस्यों का व्यवहार रूढ़ियों एवं पुराने सामाजिक मूल्यों से प्रभावित होता है। लेकिन आज भी अधिकाधिक ग्रामीण समुदाय में बाल विवाह, जो बाल विवाह है देखा जाए तो भारत में त्रिपुरा राज्य में सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ तक कि बिहार में और उत्तर प्रदेश में भी जो बाल विवाह है उसको देखा जा सकता है। पर्दा प्रथा, लड़कियों को शिक्षा एवं बाहर नौकरी से रोक लगाना, विधवाओं को पुनर्विवाह से वंचित करना आदि सार्वभौमिक दिखाई देती हैं, जो स्त्रियों की गिरी दशा के लिए उत्तरदायी हैं। धर्म एवं परंपरागत बातों में अधिक विश्वास। ग्रामीण लोग धर्म, पुरानी परंपराओं एवं रूढ़ियों में विश्वास करते हैं।
तथा उनका जीवन सामुदायिक व्यवहार, धार्मिक नियमों एवं परंपराओं से प्रभावित होता है। ग्रामीण समुदाय का सीमित क्षेत्र उसे बाहरी दुनिया के प्रभावों से मुक्त रखता है और इसी कारण उनमें विस्तृत दृष्टिकोण भी आसानी से नहीं पनप पाता है। जैसे धार्मिक जो अंधविश्वास बहुत सारे होते हैं, जो धार्मिक रूढ़िवादिताएं होती हैं, वो कब टूटेगी? जब साइंस का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, जब टेक्नोलॉजीज़ आएंगी, तो धीरे धीरे जो लोगों की अंधविश्वास वाली बातें हैं वो टूटती हैं। जैसे इंग्लैंड में भी देखें या यूरोप में भी देखें, तो वहाँ पर भी एक समय ऐसा था कि जो पूरा क्षेत्र था यूरोप का, वो अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ था। लोग ऐसी ऊटपटांग बातें करते थे कि हमारी जो पृथ्वी है वो पृथ्वी एक जगह खड़ी हुई है और जो सूरज है वो चारों ओर उसके चक्कर लगा रहा है। चूँकि ऐसा बाइबल में कहीं लिखा हुआ था तो लोग उसी को मानते थे। यहाँ तक कि जब कोपरनिकस ने खोज करके निकाल दिया कि नहीं, जो पृथ्वी जो है वो चक्कर लगा रही है चारों ओर सूर्य के, तो उनको थोड़ा सा उत्पीड़न का सामना भी करना पड़ा, आलोचना का सामना भी करना पड़ा। लेकिन जब धीरे धीरे साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास होता जाता है तो वहाँ पर जो धार्मिक अंधविश्वास हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। जैसे वर्तमान में देखें तो यूरोप में जो पहले लोग अंधविश्वासी थे, जो धार्मिक अंधविश्वास के जकड़न में जो फंसे हुए थे, वो धीरे धीरे निकले। फिर वहाँ पे पुनर्जागरण काल आया, औद्योगिक क्रांति हुई और धीरे धीरे देखा जाए तो पूरी यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो डेवलप्ड स्टेट्स में उनको काउंट किया जाता है। तो ग्रामीण लोग धर्म, पुरानी परंपराओं एवं रूढ़ियों में विश्वास करते हैं तथा उनका जीवन सामुदायिक व्यवहार, धार्मिक नियमों एवं परंपराओं से प्रभावित होता है। ग्रामीण समुदाय का सीमित क्षेत्र उसे बाहरी दुनिया के प्रभाव से मुक्त रखता है और इसी कारण उनमें विस्तृत दृष्टिकोण भी आसानी से नहीं पनप पाता। जो सीमित क्षेत्र है वो अब धीरे धीरे विस्तृत क्षेत्र में विकसित हो रहा है। कैसे? इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट के माध्यम से लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ, गूगल के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ ले रहे हैं और बहुत तरह के जो चैटिंग ऐप्स हैं उनके माध्यम से बातचीत हो जाती है, संपर्क हो जाता है। लोग गांव में रहते हैं लेकिन फिर भी शहर में रहने वाले व्यक्तियों से बातचीत कर लेते हैं। तो इस तरीके से उनका जो जानकारी का स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जब जब शैक्षिक विकास होता है तब ये जो अंधविश्वास वाली चीज़ें होती हैं वो घटती जाती हैं। अब ग्रामीण समुदाय में भी ये अपेक्षाकृत जो पहले ज़्यादा था वो अब कम होता हुआ दिखाई देता भी है। भाग्यवादिता एवं अशिक्षा का बाहुल्य। ग्रामीण समुदाय में शिक्षा का प्रचार प्रसार अभी भी कम है। शिक्षा के अभाव में ग्रामवासी अनेक अंधविश्वासों एवं कुसंस्कारों का शिकार बने रहते हैं तथा भाग्यवादिता पर अधिक विश्वास करते हैं। इन उपर्युक्त ग्रामीण विशेषताओं से स्पष्ट है कि परंपरावादिता उनकी सर्व प्रमुख विशेषता है। जैसे जैसे सरकार एवं स्वयंसेवी संगठनों के प्रयास से ग्रामीण समुदाय विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, विकास कार्यक्रम जो है वो बढ़ाती जाएंगी, वैसे वैसे गांव में जो सजगता का स्तर है, जागरूकता का स्तर है वो बढ़ता जाएगा। तो ये कुछ विशेषताएं थी जो कि ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं हैं, इसके बारे में अध्ययन किया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में जो नगरीय समुदाय है यानी कि जो अर्बन कम्युनिटी है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि उनकी कौन सी विशेषताएं होती हैं और वो ग्रामीण समुदाय से किस प्रकार से भिन्न होते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो समझ में आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि इंटरमीडिएट के परीक्षा में इस प्रकार के अगर क्वेश्चन पूछे जाएँ तो उसको सॉल्व भी किया जा सके। और 2020 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया था कि समुदाय क्या है। तो समुदाय क्या है इसका उत्तर जानने के लिए इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें एक लिंक दिया रहेगा जिसमें समुदाय क्या है का एक टॉपिक रहेगा, उसको आप देख सकते हैं। जिससे ये समुदाय से संबंधित तीसरा वीडियो है और समुदाय जो नगरीय समुदाय है वो जब आ जाएगा तो समुदाय से रिलेटेड 4 वीडियोज़ हो जाएंगे। तो इन 4 वीडियोज़ को देख करके लगभग इंटरमीडिएट स्तर की जो समुदाय के मुद्दे पर जो जानकारी होनी चाहिए वो हो चुकी होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।